चैप्टर नंबर सुन लो ना यार प्लीज। चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा कहां तक है बेटा? 12 तक क्या है तुम्हारा? कॉर्पोरेट अकाउंट। क्या है बेटा? कॉर्पोरेट अकाउंट। चैप्टर नंबर 13 से आपका शुरू होता है क्या बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या शुरू होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? 60। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? 40 के बाद समझ में आ रही है? ये जो 40 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना बेटा, ये आपकी बड़ी मदद करेगा आपको अच्छा एग्रीगेट बनाने में। मतलब अगर आपको एग्जामिशन लानी है ना, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 मार्क्स का एकदम तगड़ा कर लेना है। कि 40 क्या है ना, कम चैप्टर्स 40 मार्क्स, उसको अच्छे से पकड़ सकते हो तो वो 40 वहां पे तगड़े कर लो। अगर तुम यहां पे 40 अच्छे से, मतलब तुम 25-30 भी ले आते हो ना, तो तुम आराम से 60 में से क्या ले आओगे? 30 ले आओगे, और तुम एग्जामिशन प्लान करके चलोगे। अगर आपको एग्जीक्यूटिव ग्रुप को क्लियर करना है तो सबसे पहली बात, एक बात मान के चलना कि आपको पासिंग मार्क्स 40 नहीं सोचना, आपको पासिंग मार्क्स कितना सोचना है? 50 विथ मिनिमम एग्जामिशंस इन 2 सब्जेक्ट्स। आपकी तैयारी आज ऐसी होनी चाहिए कि 50 प्लस आपको चारों सब्जेक्ट में लाने, और कम से कम 2 सब्जेक्ट आप एग्जामिशन प्लान करके चल रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 में प्लान करोगे तो हो सकता है दोनों में आ जाए, हो सकता है एक में आए, हो सकता है किसी और में भी आ जाए। कई बार प्लान इन दोनों के लिए की थी, तीसरे के लिए आ गई, पेपर इजी आ गया। तो पढ़ेंगे तो हम बेस्ट सब, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि यार इसमें मुझे क्या करनी है? एग्जामिशन क्रैक करनी है। जिसमें से कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ईजी सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, खासकर उनके लिए जिनको थ्योरी अच्छी लगती है, क्योंकि दिखने में प्रैक्टिकल है। दिखने में क्या है? प्रैक्टिकल। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जम के थ्योरी आती है पेपर में। क्या बात समझ में आ रही? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आती है, पर कॉर्पोरेट अकाउंट में तो खूब सारी आती है। और अगर तुमने सिर्फ ढंग से मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन रीडिंग भी कर ली ना, तो सिर्फ लाइनों से उठ के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो दुनिया अकाउंट्स को अकाउंट्स है, अकाउंट प्रैक्टिकल है, पर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में ज्यादातर उसमें क्या आती है बेटा? तुम्हारी थ्योरी, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर आता है। तो तुम आराम से उसमें क्लियर कर सकते हो, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, क्योंकि एमसीक्यू है, तो आप उसमें क्या पार कर सकते हो? एग्जामिशन प्राप्त कर सकते हो। चलेगा क्या? तो आइए आज हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या शुरू करते हैं बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कौन सा है? 13, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। क्या है बेटा? ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। आइए मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठिए, इसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं जिंदगी में। हे राम, क्या हो गया? खुश क्यों हो बेटा? क्या हो गया? बोलते तो सही लियो ना। तो भाई बोलता ही इसलिए मंडी डिजर्ट को स्ट्रेट बैठो। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, हम जब भी रिकॉर्डिंग चालू बेटा, कोई टेंशन नहीं है। जब हम सीएस की बात करते हैं तो हम 3 कोर्सेज अक्सर आज एक साथ सुनते हैं। 3 कोर्सेज के नाम सुने? सीए, सीएस, सीएमए। क्या बात समझ में आ रही है? सीएमए क्या होता है मुझे बताओ? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। पहले सीएमए को तुम्हें पता है सीडब्ल्यूए बोलते थे, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। उसका नाम चेंज होके हुआ सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे हमारा आईसीएसआई है, सीए का आईसीएआई है, वैसे सीएमए का आईसीएमएआई है। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीए क्या देखता है? अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन के ये राजा होते हैं, ये लॉ के राजा होते हैं, और ये कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के राजा होते हैं। किसके राजा होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देखो, भले अकाउंटिंग टैक्सेशन सीए बोलते हो तुम, तो क्या लेकिन सीएस अकाउंट्स नहीं पढ़ता? क्या पढ़ता है? क्या यहाँ पे टैक्स तुम नहीं पढ़ते? क्या पढ़ता है? और अब तो सीएस टैक्स में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए वाले करते हैं, सीएस वाले भी टैक्स में काम करते हैं। अच्छा, क्या सीए वाले लॉ नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं। हर एक दूसरे कोर्स का अंश थोड़ा थोड़ा एक दूसरे पे है, बस स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट आप किस चीज की, वो मैटर करता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज का डाला जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ोगे, जो सीएमए जिसमें स्पेशलाइजेशन करता है, उसका एक अंश आपको डाला गया है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बात समझ में आ रही है? सीएमए इसका एक्सपर्ट होता है, हम उसका अंश पढ़ते हैं ताकि हमको नॉलेज होना चाहिए, कभी हमारे काम के बीच में आ जाए तो। जैसे लॉ, हम लॉ उनके लिए एक अंश होता है, हम लॉ एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? तो चलिए हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। कैसे शुरू कर रहे हैं बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है, लेकिन ये दोनों अभी के लिए मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज करूंगा क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तो एक चीज होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होती है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस हैं।
अकाउंटिंग की क्या है, अलग अलग ब्रांचेस। आपने जो 12वीं कक्षा तक पढ़ी, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट पीएनएल शेयर्स, ये सब तुमने पढ़ी ना, ये सब अकाउंटिंग कौन सी कहलाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है, जिसमें बैलेंस शीट बनाते थे, पीएनएल बनाते थे, ये सारी चीजें आपने सीखी, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपने सीखा। अपन ने आज थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस भी किया उसको, क्या बात समझ में, इवन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपन ने पढ़ी, शेयर्स डिबेंचर इशू करना, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। किसका अकाउंटिंग का पार्ट है बेटा, फाइनेंशियल। तो अकाउंटिंग की दूसरे बेटे का नाम है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है बेटा, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को देखने के लिए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं। क्या बात समझ में आ रही है, मैनेजमेंट के लिए। अभी मैं बात करूंगा आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग की। किसकी बात करूंगा बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग। सुनना क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल सोच के देखो बेटा, मैं ये पेन बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, ये पेन। अब ये पेन बनाता हूं, तो ये पेन बनाने में मुझे बताओ क्या क्या खर्चा लगता होगा, बताओ। प्लास्टिक लगता होगा, इंक लेनी है ना, अंदर की ये निब लेनी है, ठीक है, इसके अंदर जो डला होगा वो लेना है, ठीक है क्या। फिर अभी तो ये बेचारा गोरा हो गया है, इसके ऊपर नाम छपा होता था, ठीक है, पैकिंग लगती है, और लेबर लगती है जो काम कर रही होती है इस पे, ठीक है, और बिजली का बिल लग रहा होता है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या लगता है, मशीनरी लग रही होती है। हाँ, ऐसे करके आप पेन की कॉस्ट में पहुंच जाते हो। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, आप आराम से बता सकते, अगर आप बिजनेस में हो, आप अगर पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते, तो क्या आप बता पाते कि एक पेन में कितनी प्लास्टिक लगी, हाँ, ठीक है। क्या आप बता पाते एक पेन में कितनी लेबर लगी, हाँ। क्या आप बता पाते एक पेन में कितनी बिजली लगी, बिजली कैसे कैलकुलेट करोगे। चलो मैं बोलता हूं, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आया भैया, रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगा, बिजली लगी। अच्छा, वहां पे जहां पे फैक्ट्री में काम होता है, वहां पे एक भैया आते हैं जो स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। क्या उसका खर्चा भी इस पेन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक गार्ड खड़ा होता है नीचे, उसका खर्चा इस पेन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भैया मैं धंधा कर रहा हूं तो हर खर्चा इस पेन में ही तो जाएगा ना अल्टीमेटली, तभी तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। नहीं आई बात समझ में, क्या बात समझ में। तुम अगर मान के चलो यहाँ बैठे हो, तुम्हारी जो फीस का कैलकुलेशन आया, वो फीस की कैलकुलेशन में क्या क्या जुड़ा होगा, क्या सिर्फ फैकल्टी जुड़ी होगी, क्या सिर्फ नोट्स जुड़े होंगे, फैकल्टी लेके, नोट्स लेके, क्या बात समझ में आ रही है, इवन जो स्टाफ लगा हुआ है वो, उसके अलावा एक एक मान के चलो प्रिंटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्या बात समझ में आ रही है, स्वीपिंग कॉस्ट, क्या बात समझ में आ रही है, नीचे अगर कोई गार्ड भैया खड़े होते हैं गाड़ी लगाने के तुम्हारी, वो वाली कॉस्ट, क्या बात समझ में आ रही है। ये सारी क्या है बेटा, कॉस्ट है। अब ये सारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, कैलकुलेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या वो फाइनल प्रोडक्ट में ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यही करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको सही प्रकार से कॉस्ट निकालने का और उसको रिकॉर्ड करने का तरीका। आप समझो, तुम एक पेन में या एक बच्चे में कितने नोट्स का खर्चा आया वो बता सकते हो, एक बच्चे में कितना टीचर खर्चा आया वो भी एक तरीके से बता सकते हो कि मैं पर टीचर चार्ज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल पढ़ाने का। तो तुम ये बता सकते हो कि एक बच्चे का मैं कितना ले रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है। नीचे गार्ड भैया एक बच्चे कितना चार्ज कर रहे हैं कोई बता सकता है क्या, क्योंकि वो तो सुबह से आ रहे हैं शाम तक बैठे, उसमें 10th भी आया पढ़ने, 11th भी आया, 12th भी आया, CS भी आया, CUT भी आया, जमाने भर के लोग पढ़ के गए उससे। तो क्या बात समझ में आ रही है, क्या उसके पूरे पैसे सिर्फ तुमसे चार्ज करना ठीक होगा कि सबसे चार्ज होने चाहिए। अब मैं रेंट देता हूं इस प्रॉपर्टी का, मैं क्या देता हूं बेटा, इस प्रॉपर्टी का रेंट। अब वो रेंट का खर्चा बताओ, हर बैच में जाना चाहिए कि सिर्फ एक बैच में जाना चाहिए। अब लेकिन हर बैच में भी कैसे जाए, कैलकुलेशन कुछ करना पड़ेगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल में छोटा सा रेंट कैसे बाइफरकेट होगा, स्क्वायर फीट में, कि अगर एक कोई छोटी क्लासरूम है, कम बच्चे से, तुम्हारे बैच की स्ट्रेंथ मान के चलो 25-30 है, तो वो क्या है, एक एवरेज स्ट्रेंथ का बैच है जिसके लिए छोटा रूम में काम चल जाएगा। कोई दूसरा बैच है जिसकी स्ट्रेंथ 150 है, 200 है, 250 है, तो अब 250 स्ट्रेंथ वाले बैच के लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे हॉल में क्लास लगानी पड़ रही है। एट द सेम टाइम अगर 12th वाले आ रहे हैं तो वो दिन में 3 घंटा पढ़ के जा रहे हैं, तुम आ रहे हो दिन में 8 घंटा बैठ के जा रहे हो, क्या बात समझ में आ रही। तो अब जब 8 घंटे का रेंट की कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए और 3 घंटे की रेंट की कॉस्ट कम होनी चाहिए। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, क्या आ रही है। तो तभी इंसान जो ग्राहक होता है वो क्या बोलता है, अरे भैया डॉक्टर के पास जाता है, अपना वो लिखा था, बोले ये देखो डॉक्टर कितना कमाता है, हमसे फट से कितने ले लिए, 2000 रुपए, उसका लगा ही क्या, पेन की इंक ही तो लगी। ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। उसने जो जगह ली हुई है, जो रेंट दे रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, मन में गाली दे रहे बच्चे, ठीक है, और साथ में उसने जो इतने साल पढ़ाई की है, हर चीज की वैल्यू है ना बेटा। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमको 2-4 चीजें सिखाता है। क्या सिखाता है, सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट करना, कि एक प्रोडक्ट की सही कॉस्ट क्या होनी
चाहिए, हाँ या नहीं? उसमें क्या क्या जुड़ना चाहिए, कैसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। एक पेन में कितनी प्लास्टिक लगी बता लोगे, एक पेन में कितनी लेबर लगी यही बता दोगे, लेकिन एक पेन में कितनी स्वीपिंग लगी है कैसे बताओगे? एक पेन में बिजली कितनी लगी है कैसे बताओगे? भाड़ा आया, भाड़े में कम से कम 25 प्रकार का सामान आया, उसमें से इसका रॉ मटेरियल का भाड़ा कितना लगा, उसने तो एक बार में भाड़ा ले लिया। ये सब कैलकुलेट करना हम सीखते हैं बेटा कॉस्टिंग में। काय में सीखते हैं बेटा? कॉस्टिंग में। और जिसको अकाउंट फॉर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्टिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्टिंग? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कि भैया कैलकुलेट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना इज व्हाट बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना, फिर उसको एनालाइज करना, रिप्रेजेंट करना, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पे हम वही पढ़ने वाले हैं, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं हमेशा बोलता हूं, आगे चल के एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग, जिसको हम बोलते हैं, चैप्टर का नाम ही डिसीजन मेकिंग है। अगर कोई इंसान, हालांकि हमको उतना टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, जब मैं सीए इंटर में पढ़ा रहा था या कहीं एक बार सीएमए का मैंने बैच लिया था उसमें पढ़ा रहा था, तो अगर उसको एकदम डिटेल में पढ़ा जाए ना, तो तुम खुद की रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में भी ये कैलकुलेट करना सीख सकते हो कि कैसे तुमको डिसीजंस लेने हैं कॉस्ट से रिलेटेड। कितना, मतलब तुम समझो अपने जो तुमको पॉकेट मनी मिल रही है, या तुम्हारे पेट्रोल एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, फ्यूल एक्सपेंसेस को, इवन तुम्हारे रिचार्ज, जो भी तुम्हारे खर्चे हैं उसको सही तरीके से मैनेज करके बेस्ट बेनिफिट निकालना आप सीख सकते हो कि आपको कितना खर्चा करना चाहिए और कितना खर्चा नहीं करना चाहिए, कौन से पे, किस चीज में पैसा खर्चा वर्थ इट है और किस में पैसे खर्च करना वेस्ट है। ये भी आप कहीं ना कहीं कॉस्टिंग से या डिसीजन मेकिंग अलग अलग चैप्टर से आप सीख सकते हो। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आप कहीं ना कहीं क्या है बेटा, आप फाइनेंस की, फाइनेंस तो नहीं, पैसे की बहुत बेटर समझ ला सकते हो अपने अंदर कि अल्टीमेटली कोई भी चीज की प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आती है। नहीं आ रहा है क्या? मैं बोलता हूँ ना, जब बच्चे आते हैं तो कोचिंग में हिसाब लगाते हैं, इतने बच्चे और इतने पैसे, तो भैया आप लोग तो इतने 1000 करोड़ कमा रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा होता है? क्योंकि जो छुपी हुई कॉस्ट है, कि बच्चे बोलते भैया सीएससीटी में तो फीस इतनी लग रही थी, एग्जीक्यूटिव में क्यों बढ़ गई? ठीक है, अब सीएससीटी में तुम कितने घंटे बैठते थे और एग्जीक्यूटिव में तुम कितने घंटे बैठते हो? सीएससीटी में कितना स्टाफ था, एग्जीक्यूटिव में कितना स्टाफ है? सीएससीटी को पढ़ाने में कितनी मेहनत थी और एग्जीक्यूटिव को पढ़ाने में कितनी मेहनत है? नंबर ऑफ आवर्स, एक टीचर आपको पहले कितने घंटे पढ़ाता था और आज कितने घंटे पढ़ा, फर्क है ना बेटा। इन्हीं सब चीजों से क्या निकलती है? कॉस्टिंग। और कल को जब आप धंधा करने जाओगे, बिजनेस करने जाओगे, कल को आप अपनी प्रैक्टिस खोलोगे, तो आप प्रैक्टिस खोलोगे तो आपके पास क्लाइंट आएगा, आप लॉ का काम करने में बहुत अच्छा जानते हो, पर अल्टीमेटली तुमको भी तो पैसे ही कमाना है। तुमको कैलकुलेट करते आना चाहिए ना कि तुम इस क्लाइंट से फीस कितनी लेनी है तुमको। अच्छा तुम बताओ, एक जो सीए फर्म है या सीएस फर्म है वो कैसे पैसे लेती होगी और वो इंप्लॉय से कैसे काम कराती होगी, तुमको पता है? अगर बिग फोर या बड़ी कंपनी में जाओ तो वो कैसे काम करते हैं पता है? कि फॉर एग्जाम्पल तुम सब इंप्लॉइज हो, तुम सब क्या हो? अब मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 10 से 15 प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ प्रोजेक्ट में लगा रखा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं सीए फर्म का ओनर हूं या सीएस फर्म का ओनर हूं। अब मैं सीएस फर्म का ओनर हूं, मुझे बताओ मेरी सबसे मेजर कॉस्ट क्या होगी, सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होगी मेरी? खर्चा, सैलरी। अरे तुम सब सीएस हो, फ्री में तो काम करोगे नहीं, बाकी रेंट इलेक्ट्रिसिटी तो चलो छोटा खर्चा है, मेन खर्चा क्या होगा? तुम सबकी सैलरी। अब मान के चलो सामने मेरे पास क्या है, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? प्रोजेक्ट से। तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू और तुम सब मेरे इंप्लॉइज क्या हो गए? मेरी कॉस्ट। हाँ या नहीं बताओ ना? अब कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी एक प्रोजेक्ट की, कि मैं एक ऑडिट का कितना पैसा लूं, एक कंप्लायंस का कितना पैसा लूं, एक इनकॉर्पोरेशन का कितना पैसा लूं। समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये एक बी ग्रेड एम्प्लॉय है, ये सी ग्रेड एम्प्लॉय है और आप ए ग्रेड एम्प्लॉय हो। ए ग्रेड एम्प्लॉयज के पास पूरे केस लॉस वाले काम जाते हैं, सी ग्रेड वाला एम्प्लॉय सिर्फ फाइलिंग करता है, क्योंकि फाइलिंग करने के लिए बहुत स्किल नहीं चाहिए। क्या बात समझिए? नॉर्मल से कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम है, जो आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप कर सकते हो। इंटर्न्स कर लेते हैं पूरा काम, तो ठीक फाइलिंग कौन कर लेता है? इंटर्न्स कम कर लेते हैं। तुम सब टैक्स डिपार्टमेंट वाले हो, टैक्स डिपार्टमेंट वाले ज्यादा पैसा मांगते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, जो भी सारी चीजें बोल लो, तो ज्यादा पैसा मांगते हैं कौन? टैक्स वाले। तुम लॉ वाले हो, तुम लीगल केस वाले हो, तुम ज्यादा पैसा मांगते हो, कंप्लायंस वाले पैसा कम मांगते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मेरे यहाँ पे सस्ते इंप्लॉइज लगे और यहाँ पे क्या लगे हैं? महंगे इंप्लॉइज, वहां पे और महंगे इंप्लॉइज, इसीलिए टैक्स ऑडिट महंगा होगा। आप केस लड़ने जाओगे किसी का तो महंगा होगा, जब कोई बहुत हाई फाई केस आएगा तो खुद जाऊंगा, ओनर जाएगा बैठने केस लड़ने, रिप्रेजेंट करने। बात समझ में आ रही? जब रिप्रेजेंट करने जाएगा हम जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है तुम्हारा, वैसे फीस होती है। और तो और अब तुम दिन भर में एक ही काम तो करोगी नहीं, तो तुम्हारे आवर्स का हिसाब होता है।
तुमको एक जैसे कंपनी, कभी आईटी कंपनी में जॉब करने जाओगे या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, तुम जाओगे, तुम्हें एक टाइम शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? टाइम शीट। टाइम शीट, या अगर सॉफ्टवेयर कंपनी तो उनके सिस्टम में ही रहता है जिसको उन लोग टाइम ऑन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑन सिस्टम। आपको लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप मिलता है कंपनी की तरफ से। और क्यों मिलता है कंपनी की तरफ से लैपटॉप? आपको पैसे भी तो भेज सकते हैं, खरीद लो। उनके लैपटॉप्स डिफरेंट होते हैं, उनके वो अपना अपना इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं। फिर जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तुम यूज करोगे तो वो देख पाएंगे तुम्हारा टाइम ऑन सिस्टम क्या है। तुम भरोगी कि भैया तुमने 3 घंटे प्रोजेक्ट ए में काम किया, 4 घंटे प्रोजेक्ट बी में काम किया, 2 घंटे प्रोजेक्ट सी में काम किया। नहीं आ रही? क्या आ रही है? तुम्हारे एक एक घंटे की मेरी कॉस्ट है भाई। तो तुमने 3 घंटे प्रोजेक्ट ए में काम किया, 3-4 घंटे। अब ऐसे में देखूंगा 50,000 सैलरी वाले एम्प्लॉइज, 5 एम्प्लॉइज ने 3 घंटे मेरे प्रोजेक्ट ए में काम किया है, तो उनके अगर 50,000 वाला एम्प्लॉय है, महीने में 30 दिन 25 दिन आता है, 25 दिन में एक दिन का उसका खर्चा कितना होता है? एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है या 8 घंटे आता है, जिसमें से 1.5 घंटे 2 घंटे तो वेस्ट होते हैं। इफेक्टिव घंटे कितने काम करता है? 6 घंटे। तो कैलकुलेट करता है कि उसकी 1 घंटे की इफेक्टिव 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है। नहीं आई बात समझ में? 50,000 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 6, इससे क्या आ जाएगा? पर घंटे की कॉस्ट 50,000 वाले एम्प्लॉइज की। अब कितने 50,000 वाले एम्प्लॉइज मेरे प्रोजेक्ट ए में लगे हुए थे और कितने कितने घंटे तुमने काम किया। तुम जैसे ही अपनी टाइम शीट भरोगे, मेरा सॉफ्टवेयर फटाफट कैलकुलेट करके देगा कि इतने 50 वाले एम्प्लॉइज ने इतने घंटे, टोटल इतने इफेक्टिव बिलेबल आवर्स होते हैं, इतने घंटे तुमने क्या किया है? मेरे प्रोजेक्ट ए में क्या किया है? काम किया है। और इतने घंटे के इतने पैसे मेरी कॉस्ट लगी है। हाँ, ये तो मेरी कौन सी कॉस्ट हुई? एम्प्लॉई कॉस्ट। फिर उसमें एक जनरल एडमिन कॉस्ट डालूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मैं उसमें अपना प्रॉफिट डालूंगा और फिर वो प्रॉफिट निकाल के अल्टीमेटली क्या बताऊंगा कि भैया आपके इस काम का इतना होता है। नहीं आई? क्या आई बात समझ में? ठीक है। तो कल को जब जॉब करने जाओगे ना, तो आपका जो ओनर होगा, जो आपकी कंपनी होगी, वो आपके एक एक घंटे का हिसाब रखेगी कि भैया तुम किस घंटे में क्या कर रहे हो। और कई बार जो मतलब अपन तो पढ़ लेते हैं तो अपन थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, जो नो लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, जो ज्यादा नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं कैसे लोग हैं, कैसा मालिक है, एक एक घंटे का हिसाब रखता है, कितना चीमड़ है, ऐसा करता है, वैसा करता है, सर जान के ऊपर। उसको ये नहीं पड़ा कि तू एक एक घंटे काम कर रहा है, तेरी एक एक घंटे की कॉस्ट निकाल के उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है भाई। ये उसके प्रोसेस का, सिस्टम का प्रोसेस है। क्या बात समझ में आ रही है ना? और कभी देखना कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय बोलता है यार बहुत बेकार लोग हैं यार, एक एक घंटे पानी तक पीने नहीं देते, पीछे पड़े रहते हैं कि तुम्हारा टाइम ऑन सिस्टम कम क्यों है, तुम्हारा टाइम ऑन सिस्टम कम क्यों है, क्योंकि तुम कितने घंटे सिस्टम में बैठे रहे। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि उनकी भाई सीधी सी बात है, वो धंधा करने बैठे, उनको हर चीज की क्या लग रही है? कॉस्ट। और वो उससे क्या निकालेंगे? तुम्हारा प्रॉफिट। नहीं समझे कि समझ गए? हाँ ना बोलो बेटा। ये सारी चीजों का कैलकुलेशन हम किसमें सीखते हैं? कॉस्ट में। इसलिए चैप्टर का नाम था ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। क्या है बेटा? ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। 15 मिनट मैंने तुमको चैप्टर की कथा सुनाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कॉस्टिंग में देखो, अभी इन्होंने बोला है पहला वर्ड क्या है? कॉस्टिंग। पहला वर्ड क्या है? बताओ क्या होता है कॉस्टिंग? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस इज नोन एज व्हाट बेटा? कॉस्टिंग इज नोन एज व्हाट बेटा? कॉस्ट। मैं सीधे मेन बातों में आता हूं। सबसे पहले इन्होंने कॉस्टिंग बोल दी। क्या बोल दी बेटा? कॉस्टिंग। These techniques, cost is defined as the technique and process of ascertaining cost. बस मैं इतना ही पढ़ूंगा। आपको बार बार यहाँ पे CIMA लंदन का नाम मिलेगा। जैसे हमारा ICSI ICAI है ना, वैसे इनकी जैसे ICMI जो इंडिया का होता है, पर मेन बॉडी जो होती है, जो सारे लॉज, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI बनाता है, तो इनके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? CIMA लंदन। ठीक है क्या? एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज अ फाउंडेशन। हाँ, ICAI यहाँ के कॉर्पोरेट्स को मैनेज करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कहाँ से बन के वो जो अडॉप्ट होते हैं वो CIMA लंदन के होते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग समझ गए सब लोग? हाँ, अगला क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला क्या है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिगार्ड इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इन्वॉल्व्स, अब वही, क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। हाँ या नहीं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स, एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मतलब जितना सोचा था और कितना लगा। मैंने सोचा था इतना रॉ मटेरियल खर्चा आएगा और एक्चुअली में लगा इतना, तो वो जो कम ज्यादा लगा वो होगा वेरिएंस। प्रॉफिटेबिलिटी और द सोशल यूज ऑफ फंड्स, मतलब कुल मिला के पूरा क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। खैर
कि आपने फंड्स का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया और कहाँ कहाँ उसको यूज किए। ठीक है क्या? अभी कॉस्ट अकाउंटिंग है कि मैं रुक जाऊं, ये सब ना थोड़ा तुमको बोरिंग लगेगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो ये सब पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। हाँ आ जाओ, अपन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में। किसमें बेटा? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो कॉन्सेप्ट यही है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में एक एक मान के चलो, ये पेन है, ये क्या है बेटा? पेन। मान के चलो ये है ही पेन, क्या मतलब ये पेन बनाने में तुमने अभी मेरे को बताया क्या क्या लगा होगा। उसको 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया गया। एक कैटेगरी को बाइफरकेट किया गया मटेरियल, हाँ। दूसरे को बाइफरकेट किया गया लेबर, सुन रहे हो? और तीसरे को बाइफरकेट किया गया एक्सपेंसेस। नहीं समझे कि समझ गए? तो पहला बाइफरकेशन क्या है? मटेरियल, दूसरा बाइफरकेशन क्या है? लेबर, और तीसरा बाइफरकेशन क्या है? एक्सपेंसेस। मटेरियल के 2 बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, हो कि नहीं? लेबर के 2 बच्चे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस के 2 बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी अपन बात करेंगे क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले तो मटेरियल क्या होता है ये बताओ। कोई भी रॉ मटेरियल, क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ मटेरियल क्या क्या लगा होगा इस पेन में? प्लास्टिक, गिर गया, चलो ये अच्छा, इसमें छपा भी हुआ है, ठीक है। हाँ क्या लगा होगा बताओ? प्लास्टिक, और इंक लगी होगी अंदर, इंक भी मटेरियल ही है, हाँ छू सकते हो उसको। और क्या है? निब लगी होगी, अंदर कोई रिफिल टाइप का जो डलता है वो लगा होगा, ठीक है। और क्या? इसकी कवरिंग है, जो इसके ऊपर एक पन्नी लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, ये भी पन्नी भी मटेरियल है, बोलो हाँ या नहीं? और पैकेजिंग जो डब्बे में अगर ये किसी आई होगी तो फिर और बड़े डब्बे में जो आई होगी जिसके अंदर सारे रख के आएंगे, बड़ा कार्टून। और क्या? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल कैसे होगा बे? मटेरियल की बात कर रहे सिर्फ। मान के चलो ये तो इसकी फैक्ट्री है, कोई इसका ऑफिस भी होगा जहां पे अकाउंटिंग होती होगी इसकी, हाँ। उस अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट में क्या पेपर यूज होता होगा? वो भी मटेरियल है तो फैक्ट्री का ही ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं ये पेन के बिजनेस में कौन कौन सा मटेरियल लगा, अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी कहां आएगी? मैंने क्या बताया सबसे पहले, हर चीज की कॉस्ट तो किसमें आएगी? इसी में आएगी ना बेटा। नहीं आ रही बात समझ में? अब वो पेन में क्या, वहां पेन में क्या लगा? वो जहां इसकी अकाउंटिंग होती है वहां अकाउंटिंग में एक प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटिंग में पेपर लगते हैं, वहां पे उसकी इंक जाती है, रिफिल लगती है, कार्टलेज लगती है उसके प्रिंटर की, हाँ। अच्छा, एक फैक्ट्री है जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें मशीन है, उस मशीन में ग्रीस लगती होगी, तो वो भी तो क्या है? मटेरियल है। नहीं आ रही बात सर में? उसमें अगर मान के चलो ऑयल डलता होगा समय समय पे, तो वो भी क्या है? मटेरियल है। नहीं आ रही बात सर में? अगर मान के चलो आखिरी में जितनी भी मशीनें हैं उनको किसी चीज से साफ किया जाता है, किसी केमिकल से, तो वो भी क्या है? मटेरियल। अरे बेटा एक बिजनेस में एक पिंच से लेके पेनी तक हर चीज की क्या लगती है? कॉस्ट। अगर कॉस्ट नहीं निकालोगे तो कभी सही प्रॉफिट में नहीं पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ मटेरियल देखने में क्या लग रहा था कि ये प्लास्टिक है, अंदर ये है, ये है, ये है, ये तो दिखने वाला मटेरियल है। और कुछ मटेरियल ऐसा है जो दिख नहीं रहा, जो डायरेक्टली पेन पे भी नहीं लग रहा, लेकिन बिजनेस में तो लग रहा है। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगने वाला पेपर, अकाउंट डिपार्टमेंट में प्रिंटर में लगने वाली इंक। अगर मान के चलो इसका कोई किचन है जहां पे इंप्लॉइज को चाय पिलाई जाती है, तो उसमें आने वाली चाय पत्ती, वो भी तो मटेरियल है। और वो कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? अब जरूरी नहीं है कि हर चीज को पर प्रोडक्ट में ही लेके आए, कई चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ग्रुप करके एक साथ डाल दे, लेकिन आपको हिसाब तो हर चीज का रखना पड़ेगा। तभी तो आप धंधे और व्यापारी बनोगे, तभी तो आप बिजनेसमैन बनोगे। कभी भी देखना बोला जाता है जितने भी बिजनेसमैन है, चिंदी है, चिंदी है, चिंदी है। क्या बात समझ में आ रही? वो चिंदी क्यों है? क्योंकि उनका बिजनेस है। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे बड़े पापा, हम सिंधी फैमिली से आते हैं, हमारे बड़े पापा, हम जब भी छोटे थे, मुझे हमेशा याद रहता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हम जब भी मूवी देखने जाते थे ना, तो हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हम अपने भाई लोग के साथ जा रहे थे मूवी देखने, तो पापा नीचे बड़े पापा से पैसे मांगते थे कि मूवी देखने जा रहे हैं, जाओ। तो ऐसे बड़े पापा पैसे निकाल के देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 500 रुपये दिए,
तो हमने 200 मांगे, वो 500 देते थे कि ये लो 500, जाओ मूवी देख के आओ। फिर वो 7 में से निकाल के देते थे और ऐसे देते थे ये लो 3000 रुपए, वापस आते समय शक्कर लेते आना दुकान के लिए। तो हम उनको हमेशा बोलते थे कि हम आपसे 200 मांगते हैं और आप हमको कितने देते हो, 500, मतलब आप कंजूस तो हो नहीं। लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हो, अब हम लोग जा रहे हैं बड़े तैयार है यारों के पिक्चर देखने एक्टिवा में, और आप बोल रहे हो उसमें सामने बोरा रख के वापस में क्या लेते आना, शक्कर लेते आना, ये तेल के टीन रख के ले आना। ये क्या सिस्टम है, कोई तरीका हुआ? फिर उनने मेरे को एक बार समझाया तो मेरा दिमाग खुला। बोलते देखो, जो तुम पिक्चर में देखने जा रहे हो वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है, वो मेरे घर का खर्च है, उसमें तुमको जितना खर्चा करना है करो, क्योंकि उसमें तुमको खुशी मिल रही है, तुम्हें सैटिस्फैक्शन, मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं। लेकिन जो शक्कर तुम लेके आ रहे हो वो मेरा क्या है, धंधा है, वो मेरा बिजनेस है। और मैं अपने बिजनेस में एक एक चीज कैलकुलेट करता हूं। भैया अगर हम शक्कर खरीद के आते हैं 40 रुपए किलो और बेचते हैं 45 रुपए किलो, तो दुनिया को लगता है हमने 5 रुपए किलो कमाया, लेकिन उसमें 20 पैसे की पन्नी और 10 पैसे की रबड़ लगती है, और लेके आने का पेट्रोल लगता है, भाड़ा लगता है, तब जाके वो हमको पड़ जाती है 43 रुपीज की, और हम बेचते हैं 45 रुपीज की। दुनिया की नजर में 5 रुपए कमाए, असल में हमने कितने कमाए, 2 रुपए। और यही तुम जा ही रहे हो, लेते आओगे, भले पेट्रोल तब भी लग रहा है, लेकिन मेरी नजर में पेट्रोल क्या है, फ्री है, क्योंकि तुम जाते तो, वो मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है। यहां मैंने 3 रुपए अपने पर शक्कर में क्या कर लिए, बचा दिए, बोरे में 300 रुपए बचा लिए। नहीं आई क्या ये बात समझ में? और ये क्या है बेटा, आपका व्यापारी दिमाग है, इसे कहते हैं बिजनेसमैन ब्रेन। ठीक है क्या? छोटी छोटी चीजों पे आपको, अब वही होता है ना, इसीलिए बिजनेसमैन, जो छोटे कम्युनिटी के बिजनेसमैन, उनको बोल देता है कि ये कंजूस है, ये ऐसे, ये अल्टीमेटली कंजूस नहीं है, वो क्या है, हिसाब किताब करना सीखते हैं। वो क्या बोलते हैं, उनको धंधा करते आता है। हाँ या नहीं फटाफट बोलो, ठीक है क्या? चिंदी नहीं बनाएंगे तुमको ये पढ़ा के, क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हें कैलकुलेशन सिखाएंगे, आएगी नहीं बात समझ में? तो मटेरियल 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इस पेन में डायरेक्टली लग रहा है, जो तुमने देख के मुझे पहले ही बता दिया, प्लास्टिक, इंक, रिफिल, ये सारी चीजें, वो कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट। मोटा मोटी एक लाइन में बोलूं तो जिसको आप पर यूनिट बता सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट बता सकते हो। पर यूनिट बता सकते हो, मेरा मतलब क्या है कि भैया एक पेन में कितनी प्लास्टिक लगी, ये कैलकुलेट करना सीधा सीधा काम है। एक पेन में कितनी रिफिल लगी, एक रिफिल लगी, एक रिफिल इतने की आई, रिफिल की कॉस्ट कितनी लगी, सीधा सीधा काम है। एक पेन में कितनी पन्नी की कॉस्ट आई, प्रिंटिंग की कॉस्ट आई, यही बताना कई बार क्या है, सीधा सीधा काम है, क्योंकि वो क्या लग रही है, हर पेन में लग रही है। बोलो हाँ नहीं? लेकिन स्वीपिंग का कॉस्ट पर पेन में कितना है, जिसको आप पर यूनिट डायरेक्टली नहीं लगाते, जिसको पर यूनिट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट। अगर साधारण भाषा में बोले, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल होती है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ट्रेसेबल होती है पर यूनिट, ट्रेसेबल होती है पर यूनिट। इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं होती है पर यूनिट, उसको कुछ कैलकुलेशन करके हमको उस तक पहुंचना पड़ता है। हाँ या नहीं बताओ? तो अगर ऑफिस में लगने वाला पेपर, जैसे तुमको नोट्स मिले, ये कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट। क्योंकि पर बच्चे एक बुक का खर्चा सीधे से बता दूंगा, एक सेट मेरा 1000 रुपए का बना, 1000 रुपए की एक बच्चे को एक बुक दी, तो पर बच्चे की मेरी कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपए। बोलो हाँ या नहीं? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? एग्जाम में तुम सबको एक एक क्वेश्चन पेपर दिया, साल भर में कितने कितने क्वेश्चन पेपर कितने, वो भी हिसाब लगाना आसान है। बोलो हाँ या नहीं? पर अगर मान के चलो एक कागज जिसमें रिपोर्ट निकलती है तुम्हारी सबकी, किसने कितना परफॉर्म किया, तो वो जो कागज है वो पर बच्चा है कि सारे बच्चों का है? नहीं आ रही बात समझ में? हमारी कोचिंग का हिसाब किताब जिस कागज में निकलता है वो क्या है, अकाउंटिंग वाला कागज, वो क्या है बेटा, इनडायरेक्ट। जो तुमको नोट्स मिले, दोनों पेपर की कॉस्ट है, पर जो तुमको नोट्स मिले वो क्या है, डायरेक्ट, पर बच्चा खर्च हो रहा है। और जो कॉमनली खर्च हो रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है तुम्हारी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। नहीं आई क्या बात? जैसे मटेरियल क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ यानी फटाफट। वैसे लेबर भी कैसे होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल अब तुम बता सकते हो क्या? परफेक्ट, समझ गए हो तुम अच्छे से, ठीक है क्या? अब जो बंदा पेन बना रहा था वो कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। पर जो स्वीपर काम कर रहा था वो कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो भैया नीचे गार्ड में खड़े वो कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। टीचर तुम कह रहे क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, पर बच्चा चार्ज करूंगा मैं। रक्षिता दीदी इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चों के लिए काम कर रही है। क्या बात सर? वो हमसे पर बच्चा नहीं लेती, वो मंथली सैलरी लेती है।
आ रही कि नहीं आ रही बात सर में? तो वो कौन सी कॉस्ट है तुम्हारी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नहीं समझे कि समझ गए? तो डायरेक्ट लेबर जो सीधे प्रोडक्ट पे काम करे वो डायरेक्ट लेबर, और जो सीधे प्रोडक्ट पे काम ना करे वो इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बात समझ में आ रही है? कोई अगर मान के चलो एक मशीन है, एक फैक्ट्री में एक मशीन है जो सारी मशीनें पेन बनाती है, और एक ऑफिस है जहां पे एसी लगा हुआ है, डायरेक्टर्स रूम और अकाउंटेंट्स रूम है। बोलो हाँ या नहीं? तो वैसे तो मटेरियल बिजली कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? एक्सपेंस सारे आमतौर पे इनडायरेक्ट ही होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिजली का बिल तो पूरा एक साथ आएगा, तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? वैसे तो इनडायरेक्ट। लेकिन अगर जिस मशीन बहुत हैवी मशीन है उसके लिए मैंने एक अलग मीटर लगा दिया, उसका बिल अलग से आता है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, क्योंकि वो बिजली सीधे किस पे यूज हो रही है? पेन पे। क्या बात समझ में रही? कई बार किराए पे जो लोग रहते हैं देखना, वो लोग क्या करते हैं, किराएदारों के लिए अलग मीटर लगाते हैं, 3 किराएदार का 3 अलग मीटर, सबकी अलग अलग आपको पता चल सके बिजली का बिल कितना आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट। समझे हो कि नहीं समझे हो? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरहेड्स, ओवर द हेड्स। ये एक्स्ट्रा खर्चा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, ओवरहेड में मैं चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ कि जब ओवरहेड चैप्टर पहले, अब तो नहीं पढ़ाते तुम लोग को अलग से, जब ओवरहेड चैप्टर अलग से पढ़ाते तो समझ नहीं आता था लोगों को, बहुत मुश्किल लगता था। तो हम बोलते थे ये चैप्टर ओवर दी हेड जाता है। हो गया? आ गया समझ में? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के क्या बोलते हैं बेटा अपन? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला क्या बोलते हैं बेटा अपन? ओवरहेड्स। ठीक है क्या? तो अब इन्होंने वही बोला, मटेरियल के दो बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी इन्होंने पूरी कहानी दी होगी जो मैंने आपको बता दी है, बोलो है नहीं? फिर लेबर के अंदर इन्होंने बोला दो, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर डिफाइंड एज द वेज पे टू द वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस and whose time can be conveniently and economically traceable. मैंने बोला ना traceable to the units of product. Indirect labor employed for the purpose of carrying tasks incidental to goods and services provided is indirect labor. Bye. It cannot be particularly traced to specific units of output. Example, wages of storekeepers, foremen, टाइम कीपर्स, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स। के बाद समझ में आ रही है? जो इंस्पेक्टर आ रहा है, सुपरवाइजर हो रहा है, वो सिर्फ सबका काम होते हुए देख रहा है। वो 10 प्रोडक्ट बन रहे, 10 प्रोडक्ट को बनते हुए देख रहा है। वो मान के चलो पेन भी बनता है और डस्टर भी बनता है, वो दोनों को सुपरवाइज कर रहा है। तो किसकी कॉस्ट कितनी? डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। नहीं आया? ऐसे एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये मटेरियल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सारे डायरेक्ट को क्या बोला? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट को क्या बोला? ओवरहेड्स। के बाद समझ में आ रही है? अब ये ओवरहेड्स के अंदर की बातें मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं एक बार इतने पूरे में आप क्या मार लो? नजर मार लो, फिर अपन आगे बात करेंगे।